तो बच्चे हम एक कॉन्सेप्ट जो है अब डील करने वाले हैं। हमने नियरली सब चीजें पढ़ी, यानी कि हमने बात किया ग्लाइकोलिसिस का, क्रेब्स साइकिल का, एंड फर्दर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे हमारे पास एटीपीज की सिंथेसिस हो रही थी। उसके बाद हमने एक चीज फिगर आउट किया कि ग्लूकोज जो है वो एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जरूर है, जो प्रेफर्ड सबस्ट्रेट रहता है, बट उसके अलावा वी हैव सम अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स एज वेल एज प्रोटीन, जो कि फर्दर डाइजेशन और रेस्पिरेशन के प्रोसेस से निकलते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में और लिपिड्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है, जो अलग अलग पोजिशंस में, यानी कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पोजीशन पे, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और पायरुवेट और यानी कि पायरुविक एसिड वाली पोजीशन पे हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन में एंटर करते हैं। तो बच्चे ये सारी चीजों को जानने के बाद एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे माइंड में रहता है कि ये जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें क्या हो रहा है, बड़ा मॉलिक्यूल, जैसे कि अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो बड़ा मॉलिक्यूल जो है it's getting converted into smaller molecules like carbon dioxide and water. तो बच्चे कंबाइनली हम इस रिएक्शन को इस पर्टिकुलर तरीके से देख रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट प्रोसेस। अगर हम सारी चीजों को कंबाइन करें और उसके बारे में जानने की कोशिश करें तो रेस्पिरेटरी पाथवे जो है वो एक सिंपल कैटाबॉलिक पाथवे नहीं है, वो हमारे पास एक एम्फीबॉलिक पाथवे है, यानी कि बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एस्पेक्ट्स आर देयर। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस जो है दोनों होंगी। हाँ, विल टॉक अबाउट ग्लूकोज फर्स्ट फ्रॉम 3-4 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे, दैट इज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। Glucose in cytoplasm undergoes glycolysis. So glucose gets converted into glucose 6-phosphate. Here, a phosphate group from ATP gets transferred over 6th position of glucose. So 6th position of glucose पे phosphate group आके जब attach कर गया है बेटा, तो उस particular case में हमारे पास combination बना, बड़ा molecule बना। Similarly, fructose 6-phosphate, then fructose 1,6-biphosphate, one more molecule of phosphate group or phosphate gets transferred over a sugar, a hexose component. So बच्चे again anabolic reaction, but further during next step, that is splitting of fructose 1,6-biphosphate yields dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Now, it's a catabolic reaction. So if we make the crux, तो हमारे पास सारी चीजें यानी कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों ही प्रोसेसेस हो रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो सिंपल हम एनाबॉलिक प्रोसेस या कैटाबॉलिक प्रोसेस नहीं कह सकते। तो हमारे पास रेस्पिरेशन जो है वहां पे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों ही रिएक्शंस जो है वो साइमल्टेनियसली हो रही होती है। सो इसीलिए जो रेस्पिरेटरी पाथवे है इट्स एन एम्फीबॉलिक पाथवे with both type of or both kind of reactions, that is anabolic reactions as well as catabolic reactions. Fine. So ये है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जो हमें डील करना था। सिमिलरली अगर हम बात करें तो फर्मेंटेशन के केस पे भी, एनारोबिक के केस पे भी, एनारोबिक प्रोसेस जो है इट इज कंपैरेटिवली स्लो, इट यील्ड्स 2 एटीपी, है ना, विद इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। बट उसके केस में भी ये सेम चीजें होती हैं, वो भी एक रेस्पिरेटरी पाथवे है, तो उसके केस में भी एम्फीबॉलिक अरेंजमेंट रहेगा। क्लियर? तो एम्फीबॉलिक पाथवे है, इट्स आइदर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों ही केस में। ठीक है, सो बच्चे अब नेक्स्ट जो है यानी कि लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का,
वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। वो लास्ट टॉपिक एक्सप्लेन करता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट को। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट को, तो बच्चे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड evolved with volume of oxygen utilized। तो कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ है और बदले में कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, उसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। पर बच्चे हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के दौरान ऑक्सीजन यूज नहीं होता है ना, वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट जो है वो प्रोसेस है। ठीक है, बट क्रेब्स साइकिल के दौरान और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान हमने कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल देखा था, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कितनी इन्वॉल्व होती है, इसे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहा जाता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो बच्चे अगर इस तरीके से अगर हम काउंट करें, हमारे पास जितनी ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, जहां जहां ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हो रहे हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जरूर इवॉल्व होती है, यानी कि जितना ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है। तो बच्चे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के केस में हमारे पास 1 रहेगा, यानी कि जितनी ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व हो रहा है बेटा। ठीक है, तो इक्वल अमाउंट्स यूज हो रहे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें, ठीक है, रिएक्शन के साथ भी, अगर आप रिएक्शन फिगर आउट करो तो हमारे पास C6H12O6 रहता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को यूज करता है विद रिलीज ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया ना बैलेंस? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 36 to 38 ATPs। हमने बात की है कि 36 कैसे। तो बच्चे ये है फुल रिएक्शन जो एरोबिक के केस में होती है। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए ग्लूकोज के केस में जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आता है वो आता है 1, यानी कि इक्वल वॉल्यूम रिलीज हो रही है। बट बच्चे वी हैव सम अदर मॉलिक्यूल्स आल्सो। एक बार एक फैटी एसिड के बारे में बात कर लेते हैं कि फैटी एसिड यानी कि एक ट्राइपाल्मिटिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो ट्राइपाल्मिटिक एसिड जो है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ट्राइपाल्मिटिक एसिड जो है बेटा, यानी कि ट्राइपाल्मिटेट जो है वो हमारे पास एक फैट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राइपाल्मिटेट ग्लिसरॉल। उसके 3 पोजीशंस पे हमारे पास एक एक पाल्मिटिक एसिड जो है वो जुड़ा हुआ है। तो बच्चे इसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आता है 0.7। ठीक है, क्योंकि अगर हम रिएक्शन देखें C51 H98, ठीक है, ये बच्चे हमारे पास ट्राइपाल्मिटिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके केस में ऑक्सीजन जो है वो कितनी यूज हो रही है विद 2 मॉलिक्यूल्स एटलीस्ट, तो 45 मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीजन के यूज हो रहे हैं विद रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें रिमूव होगी 102 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद 98 वाटर एटम्स। ठीक है, विद ATP। तो अगर इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 145 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है विद 102 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज हो रही है विद मोर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन।
यानी कि हमारे पास ट्राइपाल्मिटेट को डाइजेस्ट और रेस्पायर करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू ग्लूकोज, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल कंपेरेटिवली कम है। इसीलिए बच्चे रेस्पिरेटरी कॉशन जो है इसका वो आता है कम, यानी कि 0.7। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से अगर हम प्रोटीन की भी बात करें तो प्रोटीन के केस में रेस्पिरेटरी कॉशन जो है, ये हमने ग्लूकोज के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, ये फैट, और प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्रोटीन के केस में रेस्पिरेटरी कॉशन जो आता है इट इज नियरली 0.9 बेटा। तो 0.9 का रेस्पिरेटरी कॉशन आ रहा है। तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास ये जो रेस्पिरेटरी कॉशन है ना, इसका एक और रेलेवेंस भी है। इसको अगर हम बात करें जो है जैसे ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन कम यूटिलाइज करके, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज करके, यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूज किया है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की है। इसका मतलब जो है वो ऑक्सीजन ग्लूकोज से ज्यादा एफिशिएंट काम कर पा रहा है। अगर हमारे पास रेस्पिरेटरी कॉशन जो है वो कम आ रहा है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम रिलीज हो रही है। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो हाई रेट पे हो रहा है, बट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम। इसीलिए बॉडी जो है वो सबसे पहले अगर ग्लूकोज अवेलेबल है ना, तो वो कभी भी फैट को या प्रोटीन को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर हम इनको पहले यूज करेंगे और ग्लूकोज जो है अवेलेबल है जो ज्यादा एफिशिएंसी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, बाहर रिमूव करेगा, तो पहले वो ग्लूकोज को ही प्रेफर करेगी बॉडी। तो इसीलिए जो है वो बाद के सबस्ट्रेट होते हैं। ग्लूकोज के बाद हमारे पास फैट और देन प्रोटीन्स जो है वो यूटिलाइज होते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट, हुआ चैप्टर कंप्लीट। तो बच्चे रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो बच्चे अब वो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास मिनरल न्यूट्रिशन। तो बच्चे ये चैप्टर जो है वो मिनरल न्यूट्रिशन यानी कि प्लांट की मिनरल रिक्वायरमेंट्स से डील करता है। तो बच्चे एक ऑर्गेनिज्म है, उसको हेल्थीली ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमारे पास न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो बच्चे अमीनो एसिड्स और लिपिड्स। तो प्लांट जो है वो कुछ ऑर्गेनिक फूड खुद बनाता है, और कुछ के केस में वो कंपाउंड्स एक्वायर करता है। और बच्चे एडिशनली अगर हम बात करें तो बच्चे इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो हैं हमारे पास, वो फर्दर मेटाबॉलिज्म के लिए और इस फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए जरूरी है, तो वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। वो नीड जो है वो सॉइल से पूरी करने की कोशिश करते हैं। पर उन मिनरल की रिक्वायरमेंट जो है वो प्लांट्स को अलग अलग होती है, जिसकी वजह से वो डेफिशिएंसीज और टॉक्सिसिटीज शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो उन्हीं के बारे में बात करता है। मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो डिस्कस करता है कि प्लांट की किस किस मिनरल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, किसी की कम है, किसी की बिल्कुल नहीं है, या फिर अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, अगर ज्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी का क्या इफेक्ट रहेगा, सब कुछ। ठीक है, सो मिनरल जो है these are inorganic components required by plant। और बच्चे ये बाहर से ही लिए जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि सॉइल से अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चे इससे रिलेटेड एक काम हुआ है 1860 में, दैट इज बाय जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1860 में, उसे उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था, and he developed a technique during this experiment. That technique is called as hydroponics. तो बच्चे he develops idea of hydroponics। तो बच्चे ये हाइड्रोपोनिक्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या रेलेवेंस इसका,
वो देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि आज के एरा में जो हमारे पास मिनरल नॉलेज है वो इसी की वजह से है। तो हाइड्रोपोनिक्स इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करना, लेकिन वो न्यूट्रिएंट मीडियम सॉइल नहीं होगा, न्यूट्रिएंट मीडियम अदर देन सॉइल। तो सॉइल के अलावा कहीं और अगर प्लांट को ग्रो करें, जैसे कि एक लिक्विड में, वाटर में विद न्यूट्रिएंट्स, या फिर कोई जेल में जो न्यूट्रिएंट रिच हो, तो जेल या वाटर में प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है। तो उसका आइडिया हमें जूलियस वॉन सैक्स ने दिया था। और इस टेक्निक के बाद हमने क्या किया, इस टेक्निक को फर्दर यूज करना शुरू कर दिया अलग अलग न्यूट्रिएंट कंपोजिशन के साथ, ताकि हम जान सके कि प्लांट की मिनरल रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम प्लांट को सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, इट्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू एनालाइज द नीड्स ऑफ प्लांट, और वो चीज जो है हाइड्रोपोनिक्स की हेल्प से काफी ज्यादा जो है वो हमें समझ आने लगी थी। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स को हम यूज करने लगे थे एनालिसिस के लिए। तो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक आने के बाद हमने प्लांट की मिनरल रिक्वायरमेंट को समझना शुरू कर दिया, किसी न्यूट्रिएंट को ज्यादा डाल के कम डाल के उसकी टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी इफेक्ट्स को देखना शुरू कर दिया, जिसके बाद आज हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज है प्लांट्स के बारे में कि उनकी नीड्स क्या है मिनरल को लेकर। ठीक है, तो सॉइल के अलावा किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करने की टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अब बच्चे, प्लांट जो है, जब इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स को देखा गया, टेक्निक के दौरान देखा गया और फर्दर भी नॉर्मल नेचुरल एनवायरनमेंट में देखा गया, तो हमने देखा कि प्लांट जो है अपने आसपास के मिनरल्स को, जैसे कि गोल्ड को, जैसे कि सेलेनियम को, या फिर अगर रेडियो एक्टिव एरिया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, वहां पे स्ट्रॉन्शियम को, तो अलग अलग कंपोनेंट्स को टेकअप करने की कैपेबिलिटी रखता है। पर क्या वो कंपोनेंट्स जो है वो जरूरी है उस प्लांट के लिए, असेंशियल है? तो असेंशियल यानी कि वो कंपोनेंट जो बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन प्लांट के लिए उस जरूरत को कैसे हम डिस्क्राइब करें कि कौन सा मिनरल जो है वो प्लांट के लिए जरूरी है, वो हमें पता कैसे चलेगा? सो बच्चे, इसीलिए एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया। सो वो क्राइटेरिया जो एक्सप्लेन करता है कि प्लांट के लिए कौन सी चीज असेंशियल है, कौन सी नहीं है, वो एक बार क्राइटेरिया डील करते हैं। तो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, तो एसेंशियलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो सबसे पहला तो क्राइटेरिया ये है कि जो एलिमेंट्स एसेंशियल कैटेगरी में डाले जा रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली रिक्वायर्ड। यानी कि अगर उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, यानी कि उसके बिना ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, तो बच्चे हमारे पास वो असेंशियल नहीं होगा। तो बच्चे, दैट एलिमेंट शुड प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो प्लांट की करवाए, यानी कि ऐसा वो एलिमेंट होना चाहिए कि अगर वो एब्सेंट हो जाए तो कोई उसे रिप्लेस ना कर पाए, अगर वो ना हो तो उसके बिना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना हो। मतलब इट्स एब्सेंस शुड रिड्यूस और स्टॉप ग्रोथ। तो बच्चे, अगर वो एब्सेंट रहे तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाए। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रमोट करे, पर अगर वो गायब रहे, एब्सेंट रहे, तो उसके बिना ग्रोथ ना हो। तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, तो एसेंशियल कैटेगरी में लाने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ गए। दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि दैट एलिमेंट शुड नॉट बी able to get replaced, should not be able to get replaced by other element। कोई दूसरा एलिमेंट उसकी जगह ना ले पाए। ये ना हो कि उसके बिना ग्रोथ रुक गई तो हमने दूसरा एलिमेंट यूज कर लिया, तो अगर दूसरा एलिमेंट यूज कर लिया है तो वो एसेंशियलिटी को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। नाउ द थर्ड वन,
is it should be directly involved in metabolism. It should be directly involved in metabolism. It means कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म का हिस्सा होने चाहिए, डायरेक्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हिस्सा होना चाहिए. जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ एलिमेंट्स और कुछ विटामिन्स जो है दे एक्ट एज कोएंजाइम्स एंड फर्दर हेल्प्स इन सम अदर मेन रिएक्शंस. ठीक है, कोई दूसरे सबस्ट्रेट की वो हेल्प कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो बच्चे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मिनरल जो है वो दूसरे की हेल्प करके काम करवा रहा है. ठीक है, ऐसा काम भी करवाए लेकिन वो डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो, ऐसा होना चाहिए. तो दीज क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड बाय एवरी एलिमेंट अगर उसे एसेंशियल कैटेगरी के अंदर आना है तो. ठीक है, तो बच्चे हमारे पास ये रहा क्राइटेरिया एसेंशियलिटी का. तो बच्चे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. नियरली 104 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है, जिसमें से कुछ को ही एसेंशियल कैटेगरी में डाला गया है. नियरली 17 एलिमेंट्स हैं जो एसेंशियल कैटेगरी में हम कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो बच्चे वी हैव टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स. एक वो जो एसेंशियल रहेंगे और एक नॉन एसेंशियल. एसेंशियल मिनरल्स वो है जो एसेंशियल कैटेगरी को, एसेंशियल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और एसेंशियल कैटेगरी में आ जाते हैं. और दूसरे हैं नॉन एसेंशियल मिनरल्स जो प्लांट को डायरेक्टली नहीं चाहिए, रिप्लेस किए जा सकते हैं. और बच्चे मेटाबॉलिज्म में बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं होता है. ठीक है, तो बच्चे वो एसेंशियल मिनरल्स जो हैं वो फर्दर उन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, विच आर फर्दर कैटेगराइज्ड into two particular categories, that is micronutrient category and macronutrient category. तो ये कैटेगरी में हमारे पास इन्हें कैटेगराइज किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट दे रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट. अगर अमाउंट ज्यादा है, कितना वो भी डिस्कस करेंगे. तो अमाउंट ज्यादा है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट, अगर कम रिक्वायरमेंट है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर उसे डील किया जाता है. तो हम इन सारे एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है, वो उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या नहीं है, एवरीथिंग का डेफिशिएंसी क्या होगा, सब कुछ. ठीक है, तो एक बार एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कौन कौन से एसेंशियल है, कौन से नॉन एसेंशियल. तो बच्चे जैसे मैंने कहा कि हमें एसेंशियल एलिमेंट्स ही डील करने हैं. सो एसेंशियल एलिमेंट्स, so in total we have 17 essential elements जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है. तो बच्चे सबसे पहले इसमें आएंगे हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स है जो हमें हाई रिक्वायरमेंट, जिनकी हमें हाई रिक्वायरमेंट रहती है प्लांट्स में. ठीक है, यानी कि देयर रिक्वायरमेंट इज मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर. तो ड्राई मैटर में हमारे पास 10 मिलीमोल से ज्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए इनकी, तो जाके प्लांट जो है वो हेल्दीली ग्रोथ करेगा. ठीक है, तो ये हेल्दी रिक्वायरमेंट मानी जाती है इन न्यूट्रिएंट्स की. इससे ज्यादा अगर हो तो, इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो वो वीक पड़ जाएंगे, कोई ना कोई डेफिशिएंसी शो करेंगे. और मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है इसी केस में आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ये तो चलो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो हर किसी के केस में रिक्वायर्ड रहेंगे. ठीक है, तो बच्चे उसके बाद हमारे पास है पोटेशियम. ठीक है, और उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस. ठीक है, ये हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स है बेटा.
ठीक है, एंड यस एक और रह गया, दैट इज सल्फर। ठीक है, तो 9 हो गए बेटा। तो बच्चे हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि 9 एलिमेंट्स जो है वो आ गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। पर उसके बाद वी हैव सम अदर एलिमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड in less than 10 millimole per kg of requirement. So बच्चे their requirement is less than 10 millimole per kg of dry weight. तो इसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है वो कम रहती है। ठीक है, इसमें बाकी रिमेनिंग जो है जैसे कि कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम ऊपर हो गया, मैंगनीज, बोरॉन, मॉलिबेडनम, उसके बाद हमारे पास है क्लोरीन, निकल, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गए सम नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स बेटा। ठीक है, तो बच्चे ये है सॉरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चे ये है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वो कंपोनेंट्स जो प्लांट को रिक्वायर्ड रहते हैं। ठीक है बच्चे, तो बच्चे अब कम लग रहा है जिंक, तो बच्चे इन न्यूट्रिएंट्स के बाद हमारे पास कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो फर्दर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, थोड़ा कम ज्यादा। ठीक है, उनके बारे में भी अगर मैं बात करूं, दैट इज सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। ये भी हमारे पास कंपोनेंट है, ये एडिशनली और बहुत फ्रीक्वेंटली कुछ प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो टॉक्सिसिटी या डिफिशिएंसी कॉज कर सकती है। लेकिन बच्चे इसको नाइट्रोजन सॉरी एसेंशियल एलिमेंट्स जो है उनमें हम कंसीडर नहीं करते। तो एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे पास 17 है, जिसमें से 9 मैक्रो है और बाकी रिमेनिंग जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बड़ी एडिशनल एलिमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। अब बच्चे ये एलिमेंट्स जो है हमें चाहिए क्यों, मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। देखो सबसे पहले इसका कंपोजिशन ही अगर हम समझ लें, बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़ा है, तो उस एसेंशियल एलिमेंट्स जो है जो एनवायरमेंट से लिए जाते हैं उससे पहले आ रहे हैं हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो अगर एक कंपोनेंट देखे जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन, लिपिड की कंपोजिशन में होता है। नाइट्रोजन ये अगर देखा जाए तो अमीनो एसिड्स में आता है, सल्फर आता है अमीनो एसिड्स में, है ना, कुछ सल्फर बेस्ड अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें आता है। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आता है डीएनए में। मैग्नीशियम, पोटेशियम जो है हमारे पास, स्पेशली मैग्नीशियम जो है बहुत सारे एंजाइम्स के लिए, स्पेशली डीहाइड्रोजनेज की अगर हम बात करें तो कितनी जगह रेस्पिरेटरी चेन जो है हमने वहां पे डीहाइड्रोजनेज की बात की, तो डीहाइड्रोजनेज तो मैग्नीशियम के बिना काम नहीं करेगा और क्लोरोफिल तक नहीं बनेगा उससे। ठीक है, एडिशनली कैल्शियम हमें चाहिए, पोटेशियम हमें चाहिए प्लांट्स में। तो बच्चे अगर देखा जाए तो ये कंपोनेंट्स जो है वो सबसे पहला और मेजर काम ये कर रहे हैं कि बायोमोलिक्यूल्स बना रहे हैं, है ना, कोएंजाइम्स की तरह, कोफैक्टर्स की तरह काम कर रहे हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, है ना। कुछ जो है वो हमारे पास रिएक्शन में काम करेंगे एंजाइम की तरह, है ना, हार्मोन का कंपोजिशन बनाएंगे, प्रोटीन का पार्ट बनाएंगे, तो इनके बिना जो है प्लांट का ग्रोथ नहीं हो सकता। तो बच्चे रिक्वायरमेंट क्या है इनकी, तो बच्चे रिक्वायरमेंट जो है बेस्ड अपॉन दिस फैक्टर we have classification, we have types of nutrients जो अलग अलग जगह यूज होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहला तो ये बायोमोलिक्यूल्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं जो सेल का कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है,
तो बच्चे हमारे पास some forms biomolecules and part of cells. दूसरा अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि मैग्नीशियम जो है इंपॉर्टेंट को फैक्टर है, इसके बिना डिहाइड्रोजनेज और अदर एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। जिंक चाहिए इंपॉर्टेंटली हमारे पास रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। तो बच्चे दे एक्ट्स एज को फैक्टर फॉर वेरियस एंजाइम्स। तो बहुत सारे एंजाइम्स के लिए को फैक्टर की तरह बात काम करते हैं। सो हेल्प्स इन रिएक्शंस टू टेक प्लेस। तो रिएक्शंस करवाने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। पर बच्चे दे ऑल्सो कैन इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी। तो सर्टेन केसेस में एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट करने में भी हेल्प करते हैं, ताकि एंजाइमेटिक रेगुलेशन जो है वो रहे। ऐसा नहीं है एंजाइम जो है अपनी ओवर एक्टिविटी करे, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, अगेन कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, यानी कि रुबिस्को की अगर बात करें तो रुबिस्को के लिए, रुबिस्को एंजाइम के लिए हमारे पास मैग्नीशियम ही चाहिए। मैग्नीशियम इज द कोफैक्टर, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम, सेम मैग्नीशियम चाहिए डिहाइड्रोजनेज के लिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, सेम एंजाइम जो जिंक रिक्वायर करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये जिंक के बिना काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपोनेंट है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एनर्जी तो इसके बिना बनेगी नहीं मॉलिक्यूल्स के बिना, क्योंकि एनर्जी अगर हम एटीपी की बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज सॉरी राइबोज बनाना है, ठीक है। उसके बाद एडेनिन बनाना है, उसके लिए चाहिए। और उसके बाद मैं लास्टली बात करूं तो बच्चे प्लांट के लिए हमारे पास वाटर मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कोई प्रॉपर चैनल नहीं है उसमें, कोई प्रॉपर फैक्टर या एनर्जी यूटिलाइज करने वाला सोर्स नहीं है जो वाटर को एनर्जी यूज करके ट्रांसपोर्ट करवा दे। उसमें ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर और सॉल्यूट्स के पास करने के लिए। तो बच्चे इसीलिए अगर हम बात करें तो बच्चे मिनरल्स जो है कैन मेंटेन ऑस्मोटिक पोटेंशियल आल्सो। प्लांट में ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो पोटेशियम, पोटेशियम जो है वो बेटा जो स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग है ना उसको रेगुलेट करता है। अगर पोटेशियम ना हो तो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स है, इसके बेसिस पे हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। एक जो बायोमोलिक्यूल्स या सेल कंपोनेंट्स बनाते हैं, दूसरा एटीपी बनाते हैं, तीसरा कोफैक्टर यानी कि एंजाइम को एक्टिवेट या इनहिबिट करने का काम करते हैं, और तीसरा चौथा ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसके लिए हमें बायोमोलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है बेटा।